हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपिगेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक लास्ट टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्कैटरिंग कैसे होती है। तो ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा सिमिलर है डिस्पर्जन इन गैस वाले टॉपिक से। बहुत सारी टर्म तकरीबन 50% हम ये बोल सकते हैं ये टॉपिक सिमिलर है उसका। तो आप ये वाला लेक्चर देखने से पहले एक बार डिस्पर्जन इन गैस वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार बता दूं हमने डिस्पर्जन इन गैस वाले लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा था वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूज होगा। उसमें बहुत सारी टर्म है जो इसके अंदर यूज होगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था डिस्पर्जन इन गैस के अंदर वो क्या पढ़ा था, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग थ्रू ए मीडियम। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के अंदर से पास करते हैं तो मीडियम के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा मेरा। तो कोई मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम किसी मीडियम के अंदर से पास करते हैं तो मीडियम के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्प्लेस कर देगी और डिस्प्लेस होने के कारण क्या होगा कि उस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। मान लिया यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इसने नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां पे एक एटॉमिक डाइपोल इंड्यूस हुआ है। एटॉमिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। मींस एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस के साथ जुड़े होंगे। तो हमें पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑक्सीलेट होता रहता है। तो ऑक्सीलेट होने के कारण जब भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑक्सीलेट होगा, ऑक्सीलेट होने के कारण तो ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ है इस डाइपोल के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। When an electromagnetic wave passing through a medium, the atomic dipole are create in the medium. तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के अंदर से पास होती है तो उस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होकर बाहर चला जाता है। एंड न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूट्रल एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव। अब यहाँ पे ये बता रखा है जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट होकर बाहर क्यों जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे डिस्प्लेस होके चला जाता है और हम ये बोल सकते हैं उस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो यहां पे ये बता रखा है द वेव ए डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस इन द गैस मॉलिक्यूल्स, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दीज एटॉमिक डाइपोल एग्जीक्यूट फोर्स वाइब्रेशन अंडर द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पासिंग वेव। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास की है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और दोनों ऑक्सीलेटिंग है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, मींस कभी तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है और कभी उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो वैल्यू कम ज्यादा होने के कारण जो डाइपोल क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास डाइपोल क्रिएट हुआ है उस मीडियम के अंदर, तो उस डाइपोल के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो फोर्स लगेगा, कभी फोर्स ज्यादा होगा कभी फोर्स कम होगा। तो ये जो डाइपोल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो दीज एटॉमिक डाइपोल एग्जीक्यूट फोर्स, इस एटॉमिक डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स वाइब्रेशन अंडर द ऑक्सीलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, उसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो रही है। वैल्यू कम ज्यादा होने के कारण इस डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा और ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा था द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फार अपार्ट। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फार होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। लाइक गैस के जो एटम है वो काफी दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने के कारण उन पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे ये सब के सब पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं, ये सब पॉइंट वहां पे यूज होंगे। अब जैसे ही मैं आपको वो स्कैटरिंग थ्योरी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वहां पे ये सब के सब पॉइंट आपको एज इट इज मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन।
is EE where E is denote the electric field intensity of the electromagnetic wave। अब इस पॉइंट के अंदर क्या बता रखा है, हमने लोअर क्लासेज में 12th क्लास में पढ़ा था, जब हम कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लिया हमने इसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्यू प्लेस कर दिया, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगता था, फोर्स लगता था यहाँ पे कितना, तो इसके ऊपर चार्ज है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है -E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रखा है E, तो E उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर यही बता रखा है, जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। उसके बाद हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम के आसपास उसके पास चार्ज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या बता रखा था, इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स से बाउंड है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करेगा उसका जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतना ही ज्यादा उसके ऊपर लगेगा। और एक बात और, ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को रिड्यूस करने का काम करेगा। और जब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट हमने ले लिया यहाँ पे -के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए डैम्पिंग और फ्रैक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मींस यहां पे ये बता रखा है जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डैम्पिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो डैम्पिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमने डैम्पिंग फोर्स को मान लिया FD और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी वेलोसिटी के। और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हम v से डिनोट कर दिया। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dr/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dr/dt के। तो हमने यहाँ पे 3 फोर्स निकाल लिए, और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, बी हमने कांस्टेंट ले लिया। और नेगेटिव साइन किस लिए लिया है, क्योंकि ये फोर्स भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। तो यहां तक हम एज इट इज पढ़ेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग थ्योरी में। और यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली 3 टाइप का फोर्स लग रहा है हमारे पास। पहला जो फोर्स था वो कौन सा था, EE वाला फोर्स था, जब हम कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। उसके बाद जो सेकेंड वन फोर्स है KR क्या है, यहाँ पे जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स हमने पढ़ा था वो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है। उसके बाद क्या है हमारे पास BdR/dt। ये हमने अब जो डैम्पिंग वाला जो फोर्स पढ़ा था वो फोर्स, अब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, EE - KR। अगर मैं EE वाले में से ये फोर्स माइनस कर दूं तो हमें पता लग जाएगा टोटल फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर हम बोल सकते हैं F = ma। क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dr/dt हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं, d²r/dt² को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो मैं m को तो यहाँ पे एज इट इज लिख दूं, और इस a को क्या लिख सकता हूं, d²r/dt²। मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख सकता हूं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल फोर्स ये लग रहा है, और दूसरा हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या फोर्स क्या होता है हमारे पास, ये होता है। तो इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये एज इट इज। तो यहां तक हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग थ्योरी है यहां तक हम उसको एज इट इज पढ़ेंगे। अब मैं फास्टली यहां से बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है वो भी यहाँ पे एज इट इज मिलेगी, बस उसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग होगा। और जो सॉल्यूशन हमने उसके अंदर किया था डिस्पर्जन इन गैस वाले में, वही सॉल्यूशन हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। मैं बता दूंगा आपको कहां से आया वो सॉल्यूशन। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास थ्रू ए मीडियम, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम के अंदर से पास की जाती है तो उस मीडियम के अंदर एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू उसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। ये हम ऑलरेडी वहां पे समझा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस इन द एटम, और उस एटम के अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2a। क्या है उसके ऊपर चार्ज, और 2a क्या है उन चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले रखी है। उसके बाद नेक्स्ट
पॉइंट द एटॉमिक डाइपोल एग्जीक्यूट फोर्स, उस एटॉमिक डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा, वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट किसके कारण करेगा? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो वहां पे वाइब्रेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिंस इट्स हैवी, न्यूक्लियस इज हैवी, ये पॉइंट वहां पे रहता है, वहां पे भी है। हमने मान लिया जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पीरियोडिक मोशन में होता है। मीन्स हमने मान लिया ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वही पीरियोडिक मोशन के अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पीरियोडिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड इन टर्म गिव राइज टू डाइपोल रेडिएशन। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है या फिर कोई वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है। हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेलरेट करता है तो ये यहाँ पे एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एनर्जी जो रेडिएट होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ पे रेडिएट करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करता है अपनी पोजीशन के ऊपर, तो जब वो ऑक्सीलेट करेगा तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो रेडिएट करेगा या फिर वो रेडिएशन को वहां से रिलीज करेगा। तो यही पता रखा था, पीरियोडिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक मोशन में होगा या वो वाइब्रेट कर रहा होगा या वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो जब वो वाइब्रेट और एक्सेलरेट करेगा तो वहां पे वो कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा। जो रेडिएशन इमिट करता है वो क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और जो रेडिएशन इमिट करता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं एज नोन एज स्कैटरिंग रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ डिस्पर्जन द इक्वेशन ऑफ मोशन इन बाउंड, ये हमने अभी देखा था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स देखे थे। पहला तो जब कोई चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। सेकंड वन हमने देखा था जो लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के। सेकंड वाला ये है, और जो तीसरा है ये वाली जो टर्म है वो डैम्पिंग वाले उससे आई हुई है। ठीक है, तो टोटल फोर्स लगेगा हमारे पास ये, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास फोर्स क्या होता है? फिजिकल टू एम ए की जगह हमने लिख दिया डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। अब हमें यहां से ई की वैल्यू तो हम ई को तो हम यहीं रखेंगे, बाकी जितनी भी टर्म है सबको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, तो इधर माइनस का उधर जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ई हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, बाकी की जो टर्म है वो हम उठा के इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चले गए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड m से डिवाइड करवा दूं, m से डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे जो m है यहाँ पे भी m से, यहाँ पे भी m से, यहाँ पे भी m से डिवाइड करवा दिया और यहाँ पे भी m से डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, b बाई m यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे k बाई m आर एज इट इज, और बाकी की ये सब टर्म यहाँ पे एज इट इज। अब हम यहाँ पे, अब यहाँ जो पीछे वाला लेक्चर है कोई भी चेंज नहीं है, उससे सेम एज इट इज हमने वो का वो पढ़ा है। सिर्फ एक या दो पॉइंट, ये जो रिस्केटरिंग वाला था ये ही पॉइंट अब तक अलग आया है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो ये b बाई एम है, ये जो b बाई एम है, इस b बाई एम को हम यहाँ पे g पुट कर लेंगे, और उसके बाद जो ये k बाई एम है इसको भी हम यहाँ पे कुछ पुट कर लेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे। ये आपको सब्स्टिट्यूशन जो करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उस नेक्स्ट पॉइंट में हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी वो हम देखते हैं अगले पेज के ऊपर। तो जो डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज हमारे पास यहाँ पे क्या था? b बाई एम था, b बाई एम की जगह हमने यहाँ पे g रख दिया, और k बाई एम की जगह हमने यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर रख दिया। ओमेगा क्या है? उसके वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहाँ से ओमेगा से डिनोट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? ये जो e बाई एम है और ये जो राइट हैंड साइड की जो टर्म है इसको उठा के मैं इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा, तो इस तरफ ये क्वांटिटी प्लस की, उस तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी। तो ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक प्लेन पोलराइज या प्लेन पोलराइज लाइट है, और उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हमने x डायरेक्शन में मान लिया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक प्लेन पोलराइज लाइट है,
ठीक है। और साथ में उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन में है, और जो वेव है वो हमारे पास जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है। हमने मान लिया ये हमारे पास ये हमने एक्स बोल दिया, ये वाई बोल दिया, ये जेड बोल दिया, ठीक है। और जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन के अंदर है, जो वेव है वो किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है। तो हम यहाँ पे जो ई है, इस ई की कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ई नोट ई की पावर आयटा के आर, अभी बताते ये है क्या, और माइनस आयटा ओमेगा टी। ये हमने मान लिया। के क्या है, वेव वेक्टर है, ओमेगा क्या है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आर क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या ले रही है, वो टाइम ले रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नोट। अब मैं यहां से माइनस आयटा अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E की पावर माइनस आयटा, ये वाली टर्म आगे लिखेंगे ओमेगा टी, और ये वाली टर्म माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा के आर। तो अब हम यहाँ पे E की जगह ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे E की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली टर्म हम उठा के वापस इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और फिर हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है वो हम देखते हैं अभी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी ये टर्म। अब इस टर्म का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि जो डिस्पर्जन इन गैस है उसमें हम इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन पता कर चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं इसका सॉल्यूशन हमने वहां पे कैसे निकाला था। तो हमने वहां पे सोल्व किया था, हमारे पास इक्वेशन ये थी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और वहां पे बेसिकली दो सॉल्यूशन थे हमारे पास। उस जो ये वाली जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, इसके बेसिकली दो सॉल्यूशन थे। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से था। तो दोनों का जो सॉल्यूशन था वो एक ही जैसा था। हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जो आर है, इस आर का कोई एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। और सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया था, ए ई की पावर अल्फा टी, और सेम एज इट इज हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी आर बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे डी स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, उसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। और पुट करने के बाद हमने वहां से आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली थी। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, इस इक्वेशन एक सेकेंड, यहाँ पे जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन, उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो किस में, एक्स डायरेक्शन में है। तो जहां जहां पे आर है वहां पे हम एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर हम उस x का एक सॉल्यूशन मानेंगे। सॉल्यूशन मानने के बाद उसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आप इसका जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। या फिर इसका एक अल्टरनेट मेथड और है कि आप जो डिस्पर्जन इन गैस वाला जो टॉपिक है वो भी देख सकते हैं। वो भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पे डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, जहां पे आर है उसको हम एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस जी डी एक्स बाय डी टी। एक्स से रिप्लेस क्यों किया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हमने माना है एक्स डायरेक्शन के अंदर है। तो ये आ जाएगा ई बाय एम ई नोट ई की पावर माइनस आयटा ओमेगा टी और साथ में के। अब इससे आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो यहाँ पे जो आर था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अब इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाली इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। किससे, ओमेगा नॉट स्क्वायर से, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आई जी ओमेगा। इससे हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। बोथ साइड नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली टर्म नीचे भी आ जाएगी। आगे हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, हम ये वाली जो टर्म है इसके नीचे ये वाली टर्म अलग से लिखेंगे, इसके नीचे ये वाली टर्म अलग से लिखेंगे और इसके नीचे ये वाली टर्म अलग से लिखेंगे। बाद में उसका कुछ बट ये आगे ही देखते हैं हम, जो भी हम होगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है। हमारे पास लास्ट टाइम क्या इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी। इसको हमने
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आइटा जी ओमेगा से हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये वाली टर्म यहां से आ जाएगी। एक चीज और भाई, ये इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन है, इसको करने में अच्छे की सीटीपीटी गुल हो जाती है, तो साथ के साथ अपना पेन कॉपी लेके और नोट करते चलो ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और उसके बाद चलो बाद में देखते हैं। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमने किया है, एक बार ये भी बता देते हैं हम। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने जो ओमेगा नॉट स्क्वायर हमने ये टर्म से कंप्लीट मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आइटा ठीक है। तो इस ये वाली टर्म हमने अलग लिख ली यहाँ पे, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे अलग लिख ली, क्योंकि हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ करवाया, तो सबके नीचे वो वाली टर्म होगी। तो अभी इस टर्म को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम एज इट इज लेके चलेंगे और इसका सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो हम एज इट इज लिख रहे हैं, ई नॉट डिवाइड बाय और e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। वीडियो काफी लंबी हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वाली टर्म तो हमारे पास रहेगी एज इट इज, और इसकी कंप्लीट की पावर 1/2, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कोस डेल्टा, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कॉस डेल्टा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस डेल्टा, और इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे आइटा साइन डेल्टा। ये वाली जो टर्म है इसको हम पुट कर देंगे आइटा साइन डेल्टा, या फिर हम इसको साइन डेल्टा भी बोल सकते हैं। और साथ में आइटा, जो आइटा है यहाँ पे, इस टर्म को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, आइटा को छोड़ के साइन डेल्टा, तो साथ में आ जाएगा यहाँ पे आइटा साइन डेल्टा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो टर्म होती है कोस डेल्टा प्लस आइटा साइन डेल्टा, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर आइटा डेल्टा। जब हम इसको सोल्व करते हैं, आपको सोल्व नहीं करना है, एक्सपेंशियल काफी लंबा होता है, एक्सपोनेंशियल लेके पता नहीं क्या क्या, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे e की पावर माइनस आइटा डेल्टा यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वाली जो टर्म है वो अगले स्टेप में एज इट इज रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज ई नॉट बाय m e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के जेड, और जो नीचे वाली जो टर्म है वो हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 1/2, और साथ में ये जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे e की पावर आइटा डेल्टा। अब देखो यहाँ पे ये भी e की पावर में है और ये भी e की पावर में है, तो हम इन दोनों की पावर को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। और कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कैसे लिखेंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस आइटा, हम एज इट इज रखेंगे। उसके बाद ये जो ओमेगा टी है वो एज इट इज होगा हमारे पास, और ये वाली टर्म है माइनस के जेड, ये भी एज इट इज, और जो डेल्टा है ये माइनस डेल्टा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जो आइटा है उस आइटा को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट टर्म है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म लिख सकता हूँ, और बाकी की टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी ई बाय ई नॉट बाय एम, ठीक है। और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और इनटू में ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के जेड और माइनस डेल्टा। तो ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब हमें पता है नाउ एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू इंड्यूस ऑक्सीलेटरी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमारे पास कोई ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे एक ऑक्सीलेट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर देगी। और जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हम लेके चलते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, पर हम यहाँ पे लेके चलेंगे जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम P से डिनोट करेंगे, और ये आ जाएगा E x। x की जो वैल्यू है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा जो हमने P से डिनोट किया है, और E जो टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और उसका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हम
अभी हमने यहाँ पे पता की है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P तो हमारे पास एज इट इज और E भी एज इट इज रहेगा। X की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, E नॉट बाय M। अभी जो हमने लास्ट टाइम जो निकाली है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस G स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और साथ में E की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के जेड और माइनस डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ई है ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा और ये ई यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में इसका जो अगला जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या, इस इक्वेशन को आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूं, ये स्टेप फिर समझाता हूं आपको। ये आ जाएगा हमारे पास P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के जेड और माइनस डेल्टा। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको कंप्लीट को हमने यहाँ पे बोल दिया P नॉट। ठीक है, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। तो हमने यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद जब इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें पता है जो डाइपोल क्रिएट हुआ है वो डाइपोल क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब कितने अमाउंट में वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो भी हम निकालेंगे यहाँ पे। बट द एवरेज एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कितने एनर्जी को रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया वो भी हम निकालते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एस क्या है यहाँ पे, एनर्जी रेडिएट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये पीछे हम निकालेंगे, हमारे सिलेबस में भी है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में हम एक वीडियो भी बनाएंगे, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है और वो भी 16 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। लास्ट टाइम ये भी पूछा गया था 16 मार्क्स के अंदर, तो जल्दी ही इसको कवर करेंगे। तो किसी भी एटॉमिक डाइपोल द्वारा जो एनर्जी रेडिएट की जाती है उसकी इंटेंसिटी का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। अभी आपको ये फॉर्मूला याद करके चलना पड़ेगा और जल्दी ही मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एस एस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा की पावर 4 पी नॉट का स्क्वायर 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास एस एस की, या फिर हम बोल सकते हैं एस एस क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। अब यहाँ पे हमने पी नोट का यूज किया है, पी नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पी नोट की हमने पुट की थी। तो ये जो वैल्यू है, ये जो ऊपर जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू मैं कहा यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी एक सेकेंड। तो बाकी की जो सब टर्म है वो हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा उन टर्म्स के अंदर। और यहाँ पे जो पी नोट है, पी नोट की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब साथ में हमारे पास इस पी नोट का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं किया, तो ये जो जितनी भी क्वांटिटी है इन सब का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। तो इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी, 1/2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करेंगे। जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है हमारे पास वो क्या आता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं एस आई से लिखते हैं, ये होता है ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एच, और ये दोनों जो ई और एच है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां तक हम इस लेक्चर के अंदर करते हैं, ये भी हम अगले लेक्चर में बताएंगे पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। यहां तक हम इस लेक्चर में करते हैं और इसका जो अगला पार्ट है उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तकरीबन 30 मिनट की हो चुकी है और ज्यादा लंबी वीडियो में अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और इतना नेट भी नहीं होता मेरे पास। तो इसको जो बाकी पार्ट रहता है वो हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे जल्दी ही। तो तब तक के लिए थैंक यू।